बिल का समर्थन करता हूं और मैं मानता हूं कि ये जो लेजिस्लेशन है, दिस इज नॉट जस्ट अ रिफॉर्म इन माइनिंग पॉलिसी एज सम ऑफ द एमपीज बिफोर मी हैव स्पोकन अबाउट, बट इट्स अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव टू मेक इंडियाज इकोनॉमी आत्मनिर्भर इन द 21st सेंचुरी। सर, हर प्रमुख इकोनॉमी पूरे विश्व में नेट जीरो फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशंस की लक्ष्य उन्होंने तय किया है। और इस ग्रीन ट्रांजिशन जो होने जा रहा है, इसमें क्रिटिकल मिनरल्स खास करके और रेयर अर्थ्स की आवश्यकता है। सर, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स, कभी कभी लोगों में कंफ्यूजन होती है कि ये है क्या। मैं दो रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स का उदाहरण देना चाहता हूं। एक लिथियम है और एक कोबाल्ट है। लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी की एक प्रकार से बैकबोन है। हमारे मोबाइल फोन्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, लैपटॉप्स हो, ब्लूटूथ हेडफोन्स जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों के हार्ट में पेस मेकर है, पेस मेकर तक लिथियम का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट बैटरीज में भी एक आवश्यक क्रिटिकल मिनरल है, जिससे बैटरीज लंबे समय तक काम करते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं और जल्दी चार्ज होते हैं। और इसके बिना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स धीमी पड़ जाती है और फोन्स जल्दी से गर्म होने लगते हैं। लेकिन ये बिल महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज विश्व में जो ग्लोबल डिमांड फॉर रेयर अर्थ्स, क्रिटिकल मिनरल्स, दिस इज सेट टू डबल to over 8,000 tons by the year 2030, half of it which will be driven by electrical vehicles and wind turbines. And very few people know that despite India having the third largest reserves in the world, almost 6 to 7 million tons, unfortunately we only produce less than 1% of global output. इसलिए we urgently need to implement mining of critical earths and rare earths and critical minerals in India urgently. We need to invest in our rare earth mining, processing and the entire value chain to secure India's Atmanirbharta and energy security. What this bill will do, which is very critical, is it will secure direct access to mines not just in India but abroad also. It will allow us to invest in processing infrastructure in India. And more importantly, it will reduce our dependence on only one country. This is the most significant point. आज पूरे विश्व में चीन के पास almost 60% ग्लोबल लिथियम और 70% ग्लोबल कोबाल्ट प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का एक प्रकार से मोनोपोली है। यदि हम दूसरे रेयर अर्थ्स का उदाहरण लेंगे तो ऑलमोस्ट 85% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग हैपेंस इन चाइना। जो लिथियम का माइनिंग होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, चिले में होता है, बहुत कम संख्या में चीन में होता है, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग है, जो रिफाइनिंग है, उसमें ऑलमोस्ट 60, 70, 80% चीन में होता है। एंड ये इसका कारण क्या है कि पूरा प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ्स हैज मूव टू चाइना। 1980s में जो पश्चिम देश थे, खास करके अमेरिका, उन्होंने कहा कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से हम ये माइनिंग को चीन में आउटसोर्स करना चाहते हैं। इनफैक्ट 1985 में चाइना ऑफिशियली लिस्टेड रेयर अर्थ एलिमेंट्स एज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एंड अलाउड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रेयर अर्थ माइनिंग। मैंने अभी अपने प्रफुल्ल जी को भी कहा कि चीन के जो पूर्व राष्ट्रपति है डेंग शाओपिंग, जिन्होंने चीन का इकोनॉमी को पूरी तरह से लिबरलाइज किया, 92 में उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक बयान दिया कि मिडिल ईस्ट में तेल है, हमारे देश में रेयर अर्थ्स है। Unfortunately, if India in the 80s and 90s had taken concrete steps to secure our foothold in global supply chains of critical minerals, we would have been Atmanirbhar by now. And therefore, I'm very grateful to the government, I'm grateful to the Prime Minister, to my friend the Minister Reddy ji for bringing this very, very important bill, which will start the process of making India Atmanirbhar when it comes to critical earths. आपकी जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है 2023 में आपने लॉन्च किया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो NMET है, विच इज नाउ रीनेम्ड एज नेशनल
Mineral Exploration and Development Trust, we are now enabling India to not only fund exploration in our borders, but to also participate in the acquisition and development of critical minerals overseas. And I think कि आपका जो PSU company है Kabil, which is a joint venture of NALCO and few other companies, you are already starting to acquire assets in countries like Chile and Argentina. These are very, very important. But मैं एक बहुत ही important suggestion माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ कि इस बिल में और इस बिल की जब implementation होगी, if the government can incentivize green mining, eco-friendly mining, and if you can incentivize and create a fund, an innovation fund, to incentivize green mining, to incentivize recycling, it will go a long way in securing our access to rare earth minerals. I'll give you one very important statistic. हमारे जो solar panels है, जो wind turbines है, उनकी lifespan is 20 to 30 years. In the next few years, all over the world, wind turbines and solar panels, their lifespan will come to an end, will start coming to an end. In fact, in 2026, 9,000 wind turbine blades will be decommissioned globally. In 2030, 4 million tons of solar panels will be decommissioned globally after completing their lifespan. If we can recycle these critical minerals found in these wind turbine blades, in these solar panels, we can get access to almost $4 billion in that 1 year alone. As we move forward, this will be a huge impact. This may not pertain to your ministry, it pertains to the Environment Ministry, to the Ministry of New and Renewable Energy, but this will help us in addition to mining, in addition to securing mines in India and overseas. If we focus on recycling of these critical minerals, it will allow us to strengthen our supply chain. So with these words, sir, I only want to thank the Minister, the government for this very, very important bill. As I said, this is a decisive step towards our energy independence and towards our economic independence, and more importantly, to reduce our dependence on foreign countries that could be hostile towards us. Thank you very much. धन्यवाद देवड़ा जी। श्री मयंक कुमार नायक। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आज का खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2025 आज राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा आज ये विधेयक पेश किया जा रहा है। देश में यूपीए सरकार ने के समय में सब खनन क्षेत्र में हुए घोटालों को देखा है और उस समय के कानून में जो ऑक्शन और खोदान के आवंटन करने की जो कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसका भरपूर लाभ उठाते हुए पक्षपाती तरीके से खदानों का आवंटन हुआ और जिनका खामियाजा खनन क्षेत्र और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अनेक वर्ष तक झेलना पड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही 2014 में जब सरकार बनी तब कोयला खदानों की नीलामी भी शुरू की गई थी। 2015 में खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन करके गैर कोयला खनिजों की खदानों को आवंटन में भी नीलामी प्रक्रिया अनिवार्य बनाई गई। इस पारदर्शी प्रक्रिया को लाने के अच्छे परिणाम